हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीएस एलियट का एक बहुत ही फेमस क्रिटिकल वर्क है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। इसमें इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले तो इसका इंट्रोडक्शन है, दूसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, तीसरा है थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी और लास्ट में हम इसको कंक्लूड करेंगे। तो इसके ऐसे की शुरुआत में अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो ऐसे की शुरुआत में टीएस एलियट बोलते हैं कि जो आर्टिस्ट होता है उसको जो उसके पहले के आर्टिस्ट रहे हैं और जो आज के आर्टिस्ट हैं, मींस आज के जो राइटर्स हैं और जो पहले के राइटर्स रहे हैं, तो पहले के राइटर्स का जो ट्रेडिशन था वो आज के राइटर्स के वर्क में देखने को नहीं मिलता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। He argues that the poet should strive to create works that not only express his own personality and emotions but also incorporate the traditions and conventions of the past. वो इस बात पर आर्ग्यू करते हैं कि जो एक पोएट होता है उसको ओनली जो वर्क वो क्रिएट करता है या वर्क्स लिखते हैं तो उनको ना ओनली खुद का जो पर्सनल और खुद के जो इमोशंस है वो बस उसमें उसको नहीं व्यक्त करना चाहिए, बल्कि जो पहले के राइटर्स और जो ट्रेडिशंस फॉलो करते थे उनको भी उस वर्क में साथ लेकर चलना चाहिए। एलियट asserts that the poet's duty is not to reject the past but to build upon it. एलियट कहते हैं कि ये पोएट की ड्यूटी होती है कि पास्ट को रिजेक्ट ना करते हुए बल्कि उस पास्ट को साथ लेकर और अपने आइडियाज को साथ लेकर एक कुछ नया क्रिएट करें। अब हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा जो ये पॉइंट है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन। अब क्या कहते हैं एलियट इस पे, दैट ही बिलीव that tradition was not simply a collection of old ideas but a living and evolving body of literature that was essential to the creation of new works of art. वो कहते हैं, वो इस चीज पर बिलीव करते हैं टीएस एलियट कि जो ट्रेडिशन था पहले का वो कोई ओल्ड आइडियाज पुराने ख्यालों का कोई कलेक्शन नहीं था, लेकिन एक जीता जागता और ग्रो करने वाला, प्रोग्रेस करने वाला लिटरेचर का ही पार्ट था, जो कि नए वर्क्स को और नए आर्ट को, नई कला को एक न्यू फॉर्म देने में, नया रूप देने में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो बिलीव करते हैं, ही बिलीव्ड दैट every poet must engage with the tradition in order to create something new and original। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि वो इस चीज पे विश्वास रखते हैं कि हर पोएट को, हर कवि को अपने ट्रेडिशन के साथ, अपने ट्रेडिशन को बरकरार रखते हुए कुछ नया और कुछ रियल क्रिएट करना चाहिए अपने वर्क्स में। एलियट राइट्स दैट, वो लिखते हैं that the historical sense involves a perception not only the pastness of the past but of its presence। वो ये कहते हैं कि जो हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक जो होता है वर्क्स थे और जो परंपरा थी वो केवल पास्ट में ही नहीं होनी चाहिए कि पास्ट में ऐसा हुआ, बस उतने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इनफैक्ट जो आज के राइटर्स हैं उनको अपने वर्क्स में ये भी शो करना चाहिए कि उस पास्ट में जो हुआ है उसका आज तक क्या इफेक्ट पड़ रहा है और आज भी क्या प्रेजेंट है। इस चीज पर उनको फोकस करना चाहिए और इस चीज के लिए उनको राइटिंग करते वक्त अवेयर रहना चाहिए। ही आर्ग्यूज दैट द पास्ट इज नॉट डेड but is alive in the present, and that the poet must learn to draw on this living tradition in order to create something new। अगेन वो यही बात कहते हैं कि जो पास्ट में हुआ वो खत्म नहीं हुआ पूरी तरह से, वो आज भी प्रेजेंट है
कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आज भी देखने के लिए मिल रहा है, उसका इन्फ्लुएंस आज भी देखने के लिए मिल रहा है। तो जो आज के राइटर्स हैं उनको उससे सीखना चाहिए, और ये जो जीता जागता ये जो परंपरा चली आ रही है उसको फॉलो करते हुए कुछ नया क्रिएट करना चाहिए। एलियट कहते हैं that the literary tradition was not static but rather dynamic, and that it was the poet's responsibility to add to it. He believed that the poet must master the techniques and forms of the past and then transform them into something new. टीएस एलियट इस चीज पे बिलीव रखते हैं कि जो लिटरेरी ट्रेडिशन था वो स्टैटिक नहीं था, बट वो क्या था, डायनेमिक था। तो ये पोएट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पोएट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन टेक्निक्स को फॉलो करते हुए, उन टेक्निक्स को सीखते हुए और कुछ नया क्रिएट करते हुए एक न्यू फॉर्म दें अपने वर्क्स को। टीएस एलियट लिखते हैं, नो पोएट, नो आर्टिस्ट ऑफ एनी आर्ट हैज हिज कंप्लीट मीनिंग अलोन। वो कहते हैं कि यहाँ कोई भी पोएट ऐसा नहीं है, कोई भी आर्टिस्ट ऐसा नहीं है जिसकी खुद में ही अलोन अलोन में ही मतलब अकेले ही कंप्लीट मीनिंग हो। His significance, his appreciation is the appreciation of his relation to the dead poets and artists. जो पहले के poets हैं और जो पहले के आर्टिस्ट रह चुके हैं उनके साथ ही उनका सिग्निफिकेंस है, उनके साथ ही उनका सिग्निफिकेंस है और उनकी पहचान है। और उनकी एक अलग पहचान भी है, लेकिन जब तक वो उनके साथ नहीं चलेंगे, जब तक वो उनके ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए नहीं चलेंगे, तो वो उसका कोई एक अप्रिशिएशन नहीं होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। तो उनका एक थर्ड पॉइंट है थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये कहते हैं थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी में कि it asserts that the poet's work should not be a personal expression but rather an objective universal work of art। वो ये कहते हैं कि जो किसी भी पोएट का वर्क होता है वो पर्सनल नहीं होना चाहिए, मीन्स उसके खुद के व्यक्तिगत पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। बेसिकली खुद के जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं वो नहीं होने चाहिए, बट वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए, यानी कि जो पूरी दुनिया को दिखता है, जो पूरी दुनिया सोचती है, उसके साथ उसका जो वर्क होता है, वर्क है, वो होना चाहिए। उसके वर्क में पूरी दुनिया के व्यूज का एक ग्रुप होना चाहिए, एक कलेक्शन होना चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं। ही बिलीव्ड that the poet must learn to detach himself from his own emotions and experiences in order to create works that are timeless and universal। अब वो इस बात पे भी यकीन रखते हैं कि पोएट्स को सीखना चाहिए उनके खुद के एक्सपीरियंस से और खुद के इमोशंस से भी, ताकि वो अपने वर्क्स पे वो क्रिएट कर सके, अपने वर्क क्रिएट करते वक्त वो उस पे उसके साथ चल सके और उसको भी शो कर सके। एलियट राइट्स that the progress of the artist is a continual self-sacrifice, a continual extension of personality. Eliot's theory of impersonality emphasizes that the poet must create works that are not simply an expression of his own personality, but rather works that speak to universal themes and experiences. अगेन टीएस एलियट यही कहते हैं कि आपके वो पर्सनल व्यूज नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप सबको साथ लेकर चल रहे हैं, आप सबके लिए ये वर्क लिख रहे हैं, ना कि खुद के लिए लिख रहे हैं। तो आपके पर्सनल व्यू पे नहीं आधारित होना चाहिए, बल्कि सारे लोगों के व्यू पे आधारित होना चाहिए। एलियट बिलीव दैट द पोएट मस्ट
tap into a collective unconsciousness in order to create works that are objective and universal. तो वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं और कहते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव और यूनिवर्सल होना चाहिए अपने व्यूज को लेके कि सारे लोगों का व्यू क्या कहता है। आपका सब्जेक्टिव ओपिनियन मैटर करता है, बट जब आप राइटिंग करते हैं तो सारे लोगों को साथ लेके चलना होगा। अब इसको हम कंक्लूड करते हैं। सो इन कंक्लूजन, T.S. Eliot's essay Tradition and Individual Talent argues that the poet must engage with the literary tradition in order to create something new and original. He believed that the poet's personal voice should not be dominant but rather in harmony with the tradition. वो कहते हैं कि जो पोएट की पर्सनल वॉइस है वो डोमिनेंट नहीं होनी चाहिए, बट उसके अलावा जो ट्रेडिशन है, परंपरा चली आ रही है, वो भी डोमिनेंट होनी चाहिए। Eliot's theory of impersonality emphasizes the importance of transforming personal experiences and emotions in order to create works that are universal and objective. वो कहते हैं कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को इस तरह से आप प्रेजेंट करिए और इमोशंस को, ताकि वो यूनिवर्सल लगे, लोग उसको फील कर सके। Eliot's ideas have had a profound influence on literary criticism and continue to be discussed and debated today. और जो ये T.S. एलियट के जो इस ऐसे में ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में जो आइडियाज थे, जो थिंकिंग थी, जो व्यूज थे, वो आज भी लोगों के बीच बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं और लोग इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट का भी मैटर बना रहता है। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।